हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम जोन एकेडमी। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं पूर्व मध्यकाल। क्या पढ़ने वाले हैं? पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल 650 से 1200, 650 से 1206 ईस्वी तक। ठीक है, तो इसमें राजपूत काल जो होंगे, उत्तर भारत के राजपूतों के बारे में पढ़ेंगे। उत्तर भारत के राजपूत काल। ठीक है, उत्तर भारत के राजपूत काल। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की पहली क्लास। ठीक है, ये क्लास नंबर 17 होगी। क्या होगी? 17वीं क्लास होगी। इससे पहले 16 क्लासें हो गई हैं। आप लोगों ने नहीं देखा तो उन क्लासों को देखिए, उसके बाद में इस क्लास को कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, तो आज का जो पहला प्रश्न है, पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास में 750 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक का समय मुख्यतः माना जाता है उत्तर भारत के संदर्भ में। यह माना जाता है राजपूत काल। क्या माना जाता है? राजपूत काल माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया है, 712 ईस्वी में सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? तो देखो, 712 ईस्वी में जो आक्रमण किया था, उन्होंने किसने किया था? तो आपने जानते हैं किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। किसने? मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। किस पे किया था? वो सिंध के राजा दाहिर पर किया था। किसके? सिंध के राजा दाहिर पे किया था। सिंध के राजा दाहिर पे आक्रमण किया था। इसका कारण क्या था कि अरब का एक अरब का एक जहाज जा रहा था। क्या जा रहा था? जहाज जा रहा था। ये आपका भारत था, ये आपका सिंध पड़ता है। तो यहां से ये निकल करके ऐसे अरब जा रहा था। यहीं पे सिंध के पास कुछ लुटेरों ने क्या किया कि उसमें कुछ युवतियां थी और मालताल था, ये सब सामान जा रहा था। तो सिंध के जो लुटेरे थे वो क्या करते थे? वो उस जहाज को लूट लेते हैं। उसमें जो स्त्रियां या युवतियां जो थी, उनके साथ में बलात्कार, रेप उप करते हैं। तो वहां का जो अरब का जो खलीफा था, जिसका नाम था अब्दुल अब्दुल हज्जाक, उसने क्या किया? उसने कहा कि इसको दंडित करो, इन लोगों को। तो सिंध के जो राजा थे वो दाहिर, उन्होंने उनको दंडित करने से उनकी बातों को अनसुनी कर दी। अनसुनी करने का सबसे बड़ा रीजन था क्योंकि ये जो लुटेरे जो पड़ते थे, वो उनके जो क्षेत्र था वो लुटेरों का, वो उनके कब्जे में नहीं था। जब वो उनके कहे पे नहीं थे तो आप उनको वो दंडित कैसे कर सकते थे? इसका वो जो अरब का जो खलीफा था वो अपना क्या मानता है? अरब का जो खलीफा था वो अपना अपमान मानता है। अपमान मानने के कारण उसने सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजता है। तो 712 ईस्वी में जो 17 वर्ष का बालक था, जो दाहिर मोहम्मद बिन कासिम, वो भारत पर आक्रमण करने के लिए आता है। आक्रमण करता है और यहाँ दाहिर को पराजित करता है। दाहिर नदी में कूदकर, सिंध नदी में कूदकर अपनी जान दे देते हैं। जान दे देते हैं। उसके बाद में इसकी जो पत्नी थी, उसने क्या किया? अपनी पत्नी, इसकी पत्नी थी, उसने आत्महत्या कर लिया। और इसकी दो बेटी थी, सूर्य देवी और परमाल देवी। उनको क्या करता है? मोहम्मद बिन कासिम यहाँ से लेके जाता है और उनके सतीत्व को भंग करता है। सतीत्व को भंग करने के पश्चात में मोहम्मद बिन कासिम को क्या किया जाता है? उनके साथ में 3 दिन तक वो सहवास करता है। वो उनके सतीत्व को भंग करता है। तो वहाँ का जो खलीफा था वो बहुत इस चीज से दुखी हुआ और उसने क्या किया कि एक चमड़े के बोरे में, चमड़े की खाल में मोहम्मद बिन कासिम को भर के रख देता है 24 घंटे के लिए। उसमें क्या होता है? दम घुट के मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो 712 में सिंध पर आक्रमण करने के समय वहां का शासक जो था वो दाहिर था। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया है, सर्वप्रथम भारत में जजिया कर लगाने वाला या सिंध के विजेता मोहम्मद बिन कासिम को दिया जाता है। उससे ने किस वर्ग को इस कर से पूर्णतः मुक्त रखता था? तो उसने ब्राह्मणों को मुक्त रखता था। क्या? ब्राह्मणों को मुक्त रखता था। तो सर्वप्रथम, अब यह कई बार प्रश्न पूछा गया है कि अरब आक्रमण करने वाला पहला आक्रमणकारी कौन था?
मोहम्मद बिन कासिम था। कब किया था? 712 ईस्वी में। कहाँ किया था? सिंध पर। वहां का शासक कौन था? दाहिर। सर्वप्रथम भारत में जजिया कर लगाने वाला कौन था? तो आप जानते हैं मोहम्मद बिन कासिम था। ठीक है, तो ये प्रश्न कई बार नहीं हजारों बार पूछे गए हैं, तो इनको ध्यान रखना, कोशिश करना याद रहे। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, किस ग्रंथ के उल्लेख के आधार पर यह माना जाता है कि मलेच्छों के अत्याचार से त्रस्त होकर महर्षि वशिष्ठ ने अत्याचारियों के विनाश हेतु आबी पर्वत पर एक यज्ञ किया एवं यज्ञ के अग्निकुंड से 4 राजपूत कुलों परमार, चालुक्य, सोलंकी, प्रतिहार और चौहान का जन्म हुआ? तो ये किस धार्मिक ग्रंथ से जानकारी मिलती है? तो आप जानते हैं ये पृथ्वीराज रासो से मिलती है। किससे? पृथ्वीराज रासो से मिलती है। जिसकी रचना किसने की? चंद्रबरदाई ने की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चंद्रबरदाई ने की पृथ्वीराज रासो की रचना। रामायण की आप जानते हैं किसने की थी? वाल्मीकि ने की थी। ठीक है, मनुस्मृत की किसने की थी? मनु ने की थी। राज तरंगिणी की जो रचना है ये कल्हड़ की है। किसकी है? कल्हड़ की है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, ढिल्लिका मतलब दिल्ली नगर की स्थापना किसने की थी? तो दिल्ली नगर की जो स्थापना है वो किसने की थी? तोमरों ने की थी। किसने की थी? तोमरों ने की थी। ठीक है, किसने की थी? तोमरों ने की थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था? तो विजय स्तंभ का जो निर्माण करवाया था वो राणा कुंभा ने करवाया था। किसने? राणा कुंभा ने करवाया था। ये कई बार प्रश्न पूछा गया है, कई बार पूछा गया है। अब की पिछली बार 2019 में ही सीजीएल में पूछा गया था। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाले कौन थे? तो आप जानते पहली बार जिसने आक्रमण किया वो अरब थे। कौन थे? अरब थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में तुर्क आते, तुर्क के बाद में अफगान आते, अफगान के बाद में मुगल आते। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो निम्नलिखित में से किसने लिखा था? तो चंद्रबरदाई ने लिखा था। जबकि जयदेव जो थे चंद्रबरदाई ने लिखा था। पूर्व मध्यकाल में भारत के शासकों के साथ उनकी राजधानियों का मिलान कीजिए। तो राजधानियों का मिलान करना है तो आप जानते हैं राजधानियों का, परिहार जो थे इनकी राजधानी कन्नौज आपने पढ़ चुके हैं। चंदेल की खजुराहो थी, परमार व पावार की धार थी और चालुक्य या सोलंकी की अनिलवाड़ा थी। ठीक है, उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, 1100 ईस्वी में निर्मित मंदिर जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता वो कौन सा था? तो आप जानते हैं वो उस मंदिर का नाम था त्रिभुवनेश्वर लिंगराज मंदिर। त्रिभुवनेश्वर लिंगराज मंदिर था। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, दिलवाड़ा मंदिर कहां पर स्थित है? तो दिलवाड़ा का जो मंदिर है ये आबू पर्वत पे स्थित है। कहां पर? राजस्थान के आबू पर्वत पे स्थित है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। और दिलवाड़ा का जो मंदिर है वो जैन मंदिर है। कौन है? जैन मंदिर है। ये इंफॉर्मेशन भी याद रखना। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया, खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने किया था? कई बार प्रश्न पूछा गया है। तो खजुराहो जो स्थित मंदिरों का निर्माण है वो चंदेल राजपूतों ने किया था। किसने? चंदेल राजपूतों ने किया था। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? विजय स्तंभ को राणा कुंभा ने बनवाया था और ये स्तंभ है चित्तौड़गढ़ में। कहां पर? चित्तौड़गढ़ में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी। कई बार पूछा गया है। तो लिंगराज जो मंदिर है इसकी नींव ययाति केसरी ने डाली थी। किसने? ययाति केसरी ने डाली थी। किसने डाली थी? ययाति केसरी ने डाली थी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, सोमनाथ के मंदिर पर 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? तो गुजरात का उस समय जो शासक था जिसका नाम था भीमदेव प्रथम।
कौन था? देव प्रथम था। ठीक है, भीमदेव प्रथम था जिसने 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी का आक्रमण भारत गुजरात पर होता है, तो उस समय भीमदेव प्रथम था। अगला प्रश्न पूछा गया, हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी थी? तो मिताक्षरा जो पुस्तक है उसको लिखा था विज्ञानेश्वर ने। किसने? विज्ञानेश्वर ने लिखा था मिताक्षरा पुस्तक। ठीक है, तमिल रामायण जो है वो कंबन की है। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, ब्लैक पगोडा किसे कहा जाता है? तो कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है उसे ब्लैक पगोडा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्लैक पगोडा। कई बार प्रश्न पूछा गया स्टैटिक जीके में। अगला प्रश्न पूछा गया है, इधर राजवंश दिए हुए हैं, उनकी राजधानियों का मिलान कीजिए। राजधानियों का मिलान कीजिए। तो चौहान जो थी इनकी राजधानी थी अजमेर थी, गढ़वाल और राठौरों की कन्नौज थी, गुहेल या सिसोदिया कुल की वो चित्तौड़ थी, कलचुरी की त्रिपुरी थी। ठीक है, अगला जो प्रश्न पूछा गया है, राजस्थान के इतिहास का प्रणेता किसे माना जाता है या किसे कहा जाता है? तो राजस्थान के जो इतिहास के प्रणेता हैं वो कर्नल टाड को कहा जाता है। किसे? कर्नल टाड को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। सूचियों को मिलान कीजिए। चौहान जो थे आप जानते हैं, चौहान कहाँ के थे? चौहान चंदेलों के थे। प्रतिहार जो थे ये कहाँ के थे? प्रतिहार जो थे ये आपके कन्नौज के थे। परमार कहाँ के थे? परमार जो थे ये मालवा के थे। कहाँ के थे? परमार मालवा के थे। और सोलंकी कहाँ के थे? ये आपके, ठीक है, परमार जो थे ये मालवा के थे, जबकि चालुक्य और सोलंकी जो थे ये आपके कहाँ के थे? ये आपके काठियावाड़ के थे। अगला है, हरिकेल नाटक का रचयिता कौन था? हरिकेल जो नाटक था उसका रचयिता कौन था? तो हरिकेल जो नाटक था उसका रचयिता जो था वो चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ थे। कौन थे? चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ जो थे वो आपके हरिकेल नाटक के रचयिता थे। किस नाटक के कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद की दीवारों पर अंकित है? तो आप जानते हैं हरिकेल नाटक का। किसका? हरिकेल नाटक का। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता, उसके पति का नाम क्या था? तो रानी पद्मिनी जो थी वो राणा रतन सिंह की पत्नी थी। किसकी थी? राणा रतन सिंह की पत्नी थी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक कौन थे? तो विक्रमशिला जो शिक्षा का केंद्र है उसके संस्थापक धर्मपाल थे। कौन थे? धर्मपाल। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है? तो नंदी मूर्ति जो माना जाता है ये किस मंदिर को माना जाता है? वो कंदरिया का महादेव मंदिर को। किसे? कंदरिया का महादेव मंदिर कई बार पूछा गया है और यह शिव मंदिर है। कौन सा? शिव मंदिर है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है। तो नए संवत चलाने का जो यश जो प्राप्त है वो किसे है? वो लक्ष्मण सेन को प्राप्त है। किसे? लक्ष्मण सेन को। अगला प्रश्न पूछा गया है, गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव हैं जिसकी सभा को अलंकृत करते थे। तो ये आपके लक्ष्मण सेन की सभा को अलंकृत करते थे। किसके? लक्ष्मण सेन की सभा को, ठीक है, अलंकृत करते थे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? तो सोमपुर विहार का निर्माण जो है वो धर्मपाल ने करवाया था। किसने? धर्मपाल ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित हैं? तो भुवनेश्वर तथा पुरी के जो मंदिर है वो नागर शैली में निर्मित है। किसमें? नागर शैली में निर्मित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, कन्नौज जो
राजवंश जो कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष से उलझे हुए थे, वे थे कौन? तो आप जानते हैं वो थे पाल थे, प्रतिहार और राष्ट्रकूट थे। पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट थे। तो कौन सा है ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और ये 500 ये कब होता है? 650 ईस्वी में होता है। ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया है, भारत में प्रथम आक्रमणकारी कौन था? तो भारत में प्रथम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम था। कौन था? मोहम्मद बिन कासिम, 712 ईस्वी में। कुतुबुद्दीन ऐबक जो आया था, ये महमूद गजनवी के समय पे आया था। महमूद गजनवी 1175 में आया था कुतुबुद्दीन ऐबक के समय पे। ठीक है। और जब ये वहाँ का युद्ध लड़ रहा था, महमूद गजनवी जो है ये 1000 ईस्वी में आया था। कब? 1000 ईस्वी में। मोहम्मद गौरी जो है 1175 ईस्वी में आया था। अगला प्रश्न है, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो जगन्नाथ मंदिर आप लोग जानते, उड़ीसा का जगन्नाथ मंदिर है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पुरी में स्थित कोणार्क के विशाल सूर्यदेव मंदिर के निर्माता कौन थे? तो आप जानते हैं जो आपके कोणार्क का जो है नरसिंह वर्मन प्रथम जो थे, नरसिंह प्रथम जो थे वो कोणार्क के सूर्य मंदिर के निर्माता माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, अजय पाल संस्थापक थे। अजय पाल जो थे वो संस्थापक थे। काहे के अजय पाल किसके संस्थापक थे? अजय पाल जो थे वो संस्थापक थे आपके किसके थे? वो थे आपके अजमेर के संस्थापक थे। किसके? अजमेर के संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन कविराज के नाम से विख्यात था? तो कविराज के नाम से जो विख्यात था उसका नाम था भोज परमार। भोज परमार जो थे वो कविराज के नाम से विख्यात थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया, भोज परमार द्वारा रचित पुस्तकें कौन सी हैं? तो भोज परमार द्वारा रचित पुस्तकें जो हैं आप जानते हैं, सम्रांगण सूत्रधार है, सरस्वती कंठाभारण है, योग सूत्र वृत्ति है और यजुर्वेद भी है। ये सभी हैं, चारों हैं, तो उपर्युक्त सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, किस शासक के राज दरबार में जैन आचार्य हेमचंद्र को संरक्षण मिला था? तो हेमचंद्र को जो संरक्षण मिला था वो किसके दरबार में मिला था? वो जयसिंह सिद्धराज और कुमारपाल दोनों के। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, वह प्रथम भारतीय शासक कौन है जिससे तुर्क आक्रांता मोहम्मद गौरी का सामना हुआ और जिसने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था? तो उसका नाम था भीम द्वितीय। क्या नाम था? भीम द्वितीय था। भीम द्वितीय ही ऐसा शासक था जिसने मोहम्मद गौरी को भारत में सबसे पहले पराजित किया था। उसके बाद में पृथ्वीराज चौहान, ठीक है, 1191 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध में। अगला प्रश्न है, किस शासक ने कालिंजर के अजेय दुर्ग का निर्माण करवाया था? तो अजेय दुर्ग का जो निर्माण करवाया था वो कालिंजर के, जिसका नाम था धंगदेव। कौन थे? धंगदेव थे, जिसने अजेय दुर्ग का, कालिंजर के दुर्ग का निर्माण करवाया था। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में से वह कौन सा संवत है जो कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरी संवत भी कहलाता है? तो कलचुरी संवत जो कहलाता है उसे त्रैकूटक संवत कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रैकूटक संवत कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, किसके राज्यकाल में लक्ष्मीधर ने कल्पद्रुम या कृत्य कल्पतरु नामक विधि ग्रंथ की रचना की थी? तो ये किया था, ये किसके समय पे किया था? ये गोविंद चंद्र के समय पे। किसके राजकाल में किया था? गोविंद चंद्र के समय पे किया था। किसने? लक्ष्मीधर ने कल्पद्रुम और कृत्य कल्पतरु नामक विधि ग्रंथ की रचना। चंदावर का युद्ध 1194 में किसके बीच में हुआ था? जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। जयचंद के आंख में तीर लग जाती है, तीर लग जाने के कारण जयचंद की मृत्यु हो जाती। जयचंद कन्नौज का शासक था उस समय। 1194 के समय कन्नौज क्या था? वो कहाँ का शासक था? वो आपका शासक था, वो कन्नौज का शासक था। पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच में 1191 का तराइन का प्रथम युद्ध, 1192 का तराइन का द्वितीय युद्ध होता है।
भीम द्वितीय का जो होता है वो 1175 में होता है प्रथम, जिसमें क्या होता है भीम द्वितीय विजयी होता है। इसमें प्रथम में तो पृथ्वीराज चौहान, द्वितीय में मोहम्मद गौरी। अगला प्रश्न पूछा गया है, नैषेध चरित व खंडन खंड काव्य के रचयिता श्रीहर्ष किस शासक के राजकवि थे? तो आप जानते हैं श्रीहर्ष जो थे ये आपके जयचंद्र के शासक के कवि थे, जयचंद्र के। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगला जो प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित शहरों में से किसमें लिंगराज मंदिर अवस्थित है? तो लिंगराज मंदिर जो अवस्थित वो भुवनेश्वर के उड़ीसा में, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया, किस पर स्वामित्व के लिए पाल, प्रतिहार व राष्ट्रकूट के बीच त्रिसंघर्ष जो हुआ था? त्रिसंघर्ष जो हुआ था वो किस पे हुआ था? वो कन्नौज पे अधिकार करने के लिए हुआ था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल किसने की थी? तो त्रिपक्षीय संघर्ष की जो पहल है वो वत्सराज ने की थी। किसने की थी? वत्सराज ने की थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। त्रिपक्षीय संघर्ष की जो आरंभ हुआ था ये किस सदी में? ये 8वीं सदी में हुआ था। कब हुआ था? 8वीं सदी में आरंभ हुआ था। अगला प्रश्न पूछा गया है, त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करने वाली और दक्षिण से उत्तर पर आक्रमण करने वाली दक्षिण प्रथम शक्ति कौन थी? तो आप जानते हैं ये कौन थी? ये इसका नाम था, इसका जो नाम था ये राष्ट्रकूट थे। कौन थे? राष्ट्रकूट थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। पाल वंश का संस्थापक किसे माना जाता? तो आप जानते गोपाल को पाल वंश का संस्थापक माना जाता। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में पाल वंश की राजधानी क्या थी? तो पाल वंश की जो राजधानी थी, जो मुदगिरी जिसे मुंगेर कहते हैं, ये पाल वंश की राजधानी थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? तो राष्ट्रकूट वंश का जो संस्थापक था वो दंतिवर्मन द्वितीय था। कौन था? दंतिवर्मन द्वितीय था। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो पूछा गया है, राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी। तो राष्ट्रकूट जो वंश था इसकी राजधानी जो थी वो मालेखंड या जिसे माल्य खेत भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, किस प्रतिहार शासक ने आदिवराह की उपाधि धारण की थी? तो मिहिर भोज जो था, कौन? मिहिर भोज जो था इसने आदिरवाह की उपाधि धारण की थी। प्रतिहार शासक मिहिर भोज ने आदिरवाह की जो है आदिवराह की उपाधि धारण की थी। अगला जो प्रश्न पूछा गया, किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार वंश को अल गुजर एवं इस वंश के शासकों को बौरा कहकर पुकारा था? तो किसने बौरा कहकर इन्हें पुकारा था? वो अल मसूदी था। कौन था? अल मसूदी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया, कर्पूर मंजरी नाटक के रचयिता राजशेखर को किस प्रतिहार शासक ने संरक्षण दिया था? तो किसने दिया था? जिसका नाम था महेंद्रपाल प्रथम था। उसने क्या? महेंद्रपाल प्रथम ने राजशेखर को संरक्षण दिया था। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया, किस पाल शासक को गुजराती कवि सोडल ने उत्तरपथ स्वामिन कहा था? तो किसे कहा था उत्तरपथ स्वामिन? ये धर्मपाल को कहा था। किसे कहा था? धर्मपाल को कहा था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नवीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस राज्य को रोहमा कहकर संबोधित किया था? तो रोहमा कहकर किसे संबोधित किया था? तो आप जानते हैं पाल वंश को, पाल साम्राज्य को उसने क्या कहा था? रोहमा कहकर संबोधित किया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, हिंदू विधि की एक प्रसिद्ध पुस्तक दय भाग के रचयिता कौन है? तो दय भाग के जो रचयिता हैं वो हैं आपके जिमूत वाहन। जिमूत वाहन जो हैं वो दाय भाग के जो रचयिता हैं वो जिमूत वाहन हैं।
उसके बाद में अगला प्रश्न है रामचरितमानस की रचना किसने की थी? तो कालिदास। किसने की थी रामचरितमानस की? तो रामचरितमानस की जो रचना है वो तुलसीदास ने की थी। रामचरित की रचना, रामचरितमानस की तो तुलसीदास ने, रामचरित की जो रचना है वो संध्याकर नंदी ने की थी। किसने? संध्याकर नंदी ने की थी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। पाल वंश के पतन के बाद बंगाल का राजनीतिक नेतृत्व प्रदान किया था। तो बंगाल का जो राजनीतिक नेतृत्व है वो सेन वंश ने, किसने? सेन वंश ने प्रारंभ किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है किसने कुलीन प्रथा, कुलीनतावाद का आरंभ किया था? तो बल्लाल सेन जो था, कौन? बल्लाल सेन था जिसने कुलीनतावाद का आरंभ किया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। किसने स्मृत ग्रंथ दान सागर एवं ज्योतिषी ग्रंथ अद्भुत सागर की रचना की थी? तो इनकी जो रचना की थी उसने बल्लाल सेन ने की थी। किसने? बल्लाल सेन ने की थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कश्मीर पर लगभग 50 वर्षों तक शासन करने वाली रानी दिद्या मूल रूप से किस वंश की राजकुमारी थी? तो रानी दिद्या जो थी ये लोहार वंश की राजधानी थी। किसकी थी? लोहार वंश की राजधानी थी। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है हिंदुओं में यह दृढ़ विश्वास है कि अन्य कोई देश उनके जैसा श्रेष्ठ नहीं, कोई राजा उसके राजा के समान नहीं, उसके शास्त्रों के समान कोई शास्त्र नहीं। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है किसने कहा था? तो ये कथन जो कहा था, ये कथन को कहने वाला एक ही व्यक्ति अल-बरूनी, जिसकी रचना है किताबुल हिंद। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है और इसमें मिलान करना है। तो लिंगराज जो मंदिर है जो भुवनेश्वर उड़ीसा में है, इसको जब निर्माण किया था वो केसरी नरेश ने किया था। जबकि जगन्नाथपुरी जो मंदिर है इसका जो स्थापना है निर्माता अनंत वर्मा चोडंग है, जिन्हें पूर्वी गंग नरेश भी कहा जाता है। जबकि सूर्य मंदिर कोणार्क का नरसिंह देव प्रथम ने बनाया था, जिन्हें पूर्वी गंग नरेश कहा जाता है। अगला प्रश्न है गुर्जर प्रतिहार के उज्जैनी शाखा का जो संस्थापक है वो किसे माना जाता है? वो नागभट्ट प्रथम को। किसे? नागभट्ट प्रथम को माना जाता है। खजुराहो के मंदिरों का संबंध है, खजुराहो के जो मंदिर हैं उनका जो संबंध है शैव धर्म से भी है, वैष्णव से भी, जैन से भी है, तीनों से है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर। जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण कहाँ मिलता है? तो आप जानते हैं दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है वहां से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो मोढेरा का जो सूर्य मंदिर है वो गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में है। उसके बाद में कल्हड़ कृत राजतरंगिणी में कुल कितने तरंग हैं? तो कल्हड़ की जो राजतरंगिणी है जिसमें कितने? 8 तरंग हैं। कितने? 8 तरंग हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ में ये क्लास 83 क्वेश्चंस की समाप्त होती है। अगर ये क्लास आपको पसंद आती है तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और इसके बाद में अगली क्लास में मिलेंगे जिसका नाम होगा चोल वंश एवं अन्य राजवंश। ठीक है, तो इससे संबंधित हम लोग क्लास करेंगे। ठीक है, तो अगर ये क्लास आपको पसंद आती है तो भाई के चैनल को सपोर्ट करना। ठीक है, और वीडियो को लाइक करना। मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।